free legal aid, this is the important points. And free legal aid we are discussing at the topic of the fair trial. तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि फेयर ट्रायल के लिए, जैसे अपने पिछला केस अभी डिस्कस कर रहा था, जायरा शेख का केस हमने डिस्कस किया था, तो फ्री लीगल एड के पॉइंट पर हमने ये डिस्कस किया था कि फ्री लीगल एड जो, अरे फ्री मतलब फेयर ट्रायल है, तो फेयर ट्रायल ट्रायंगुलेशन होता है। ट्रायंगुलेशन मतलब है कि उसका पार्ट सिर्फ एक्यूड ही नहीं होता है, उसका पार्ट सोसाइटी भी होता है और विक्टिम भी होता है। और जब उसके बैक में अगर हम जा करके जब 273 का जब केस सेक्शन डील कर रहे थे, तो 273 में हमने ये डिस्कस किया था कि एक्यूड के प्रेजेंस में विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए, एविडेंस लिया जाना चाहिए। तो हमने वहां पर भी एक केस साइट किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सोलिटरी प्रिंसिपल है, मतलब कि 273 एक तरह से मैंडेटरी प्रिंसिपल है। अगर इसका फॉलो नहीं किया जाता है तो कुछ केसेस में प्रोसीडिंग ही वेसिएट कर जाएगी। तो तुम लोग देखोगे कि 273 में भी प्रोसीडिंग वेसिएट कर जाएगी, 300 में भी प्रोसीडिंग वेसिएट कर जाएगी। लेकिन फ्री लीगल एड का अगर मान लीजिए किसी को फ्री लीगल एड दिया जाए, जहाँ देने की व्यवस्था है, न दिया जाए, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? इसका कॉन्सिक्वेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम जो डील करेंगे, एक पार्ट तो होगा, एक हिस्टोरिकल टाइप का होगा, लेकिन जो मेन पार्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट वुड बी इफेक्ट इफ फ्री लीगल एड इज नॉट प्रोवाइडेड टू द एक्यूज। इसका एकमात्र क्वेश्चन यही है, इसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे यहाँ कई सोसाइटी भी हैं, जैसे कि हम लोग पीएलवी है, पैरा लीगल वॉलंटियर, जो भी पीएलवी तुम लोग करते हो और बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहते हो, उसके मेंबर भी तुम लोग हो, जाते रहते हो तो बताते रहते हो कि आपको फ्री लीगल एड है, हमारे सेंटर पे आ जाइएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आज उसको हम डिस्कस करेंगे कि फ्री लीगल एड क्या है, कब दिया जाना चाहिए, कब नहीं दिया जाना चाहिए, इसका सिनारियो क्या है। तो सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे कोट किया हूँ कि स्पीडी ट्रायल एंड फेयर ट्रायल टू ए पर्सन एक्यूज ऑफ ए क्राइम आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। भाई यही मना करता हूँ तुम लोग को, यही मना करता हूँ कि तुम सब लिखो मत इस पर, हम कहाँ इरिटेट करते हो, फिर सेटिंग में जाना पड़ेगा। रुक जाओ, डिसेबल पार्टिसिपेंट एनोटेशन। स्पीडी ट्रायल एंड फेयर ट्रायल्स के पॉइंट पर है कि स्पीडी ट्रायल फेयर ट्रायल पे अंतर क्या होगा। तो ये इसमें कहा गया इंटेग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 है। इंटेग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 करने से ये आ गया कि हम जो सीआरपीसी के सेक्शन डील करेंगे, सेक्शन 400 304 जो डील करेंगे हम सीआरपीसी का, सिर्फ उसको सीआरपीसी के पर्सपेक्टिव से ही नहीं पढ़ना है, उसे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना है। तो मतलब कि यह केस जो हमें आज डिस्कस करना है, केस का नाम आपके सामने ही है। केस का नाम है कि मोहम्मद हुसैन, सॉरी कमेंट ये है, मोहम्मद हुसैन एट द रेट जुल्फिकार अली वर्सेज स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। तो इस केस को हमें डिस्कस करना है। तो इसी केस के इस केस में कहा गया था कि जो स्पीडी ट्रायल एंड फेयर ट्रायल है, इट इज ए इंटेग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। एक कोटेशन है, और एक कोटेशन मैंने वहां से कोट कर दिया था, ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर का कोटेशन कोट किया था। उसको उस पे गवर्नमेंट की साइट पर वो कोटेशन था ऑलरेडी, मैंने वहां पे कोट कर दिया था। लेकिन मैंने जब क्रॉस चेक किया ओपन ओरिजिनल जजमेंट से, तो वो स्टेटमेंट वहां मिला नहीं, तो मैंने तुरंत उसको डिलीट कर दिया। क्योंकि हमारा मेन मकसद ये नहीं होता है कि हम क्या लिख रहे हैं, मेन मकसद होता है कि जो भी हम लिखें वो सही लिखें, परफेक्ट लिखें, कि तुम दावे के साथ कह दो कि हाँ सर ने लिखा था तो सही होगा। अब हम आते हैं समरी में, आते हैं तो समरी में हम देखेंगे कि यूएस इंग्लिश लॉ है। तो हम लोग यही देखेंगे कि हमारे यहाँ इंडिया में फ्री लीगल एड देने से पहले भी यूएसए में, अरे इंग्लैंड में, यूके में इस तरह का फ्री लीगल एड पहले से दिया जा रहा था। और अमेरिका में भी एक लैंडमार्क जजमेंट आया है, इसको हेम वर्सेज मलकॉम के नाम से पढ़ सकते हो। प्रोनाउंसिएशन जो भी पढ़ना हो पढ़ लेना, हमारा इंग्लिश पे कोई कमांड नहीं है। तो जो पढ़ना होगा इसको हम पढ़ना चाहेंगे कि हेम वर्सेज मलकॉम, जो पढ़ना होगा पढ़ लेना। तो इस केस में भी डिस्कस किया गया था कि भाई पॉवर्टी के बेसिस पे, सिर्फ और सिर्फ पॉवर्टी के बेसिस पर किसी को फेयर ट्रायल से डिप्राइव नहीं किया जाना चाहिए था। और इसी तरह का हम इंटरनेशनल कन्वेंशन की अगर बात करते हैं, तो इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है। यह कन्वेंशन 1966 का है, और इसका आर्टिकल 14 क्लास 3 सब क्लास डी है। और मैंने यहाँ पे फुटनोट इसलिए डाल दिया है कि तुम लोग इसका ओरिजिनल अगर पढ़ना चाहोगे तो यहाँ पर जा करके फुटनोट यहाँ तुम्हें मिल जाएगा। एक फुटनोट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस आर्टिकल को पढ़ लेना। एक बात और बताऊंगा कि ये आर्टिकल 14 क्लास 3 डी इतना इंपॉर्टेंट है
ये आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल जस्टिस के बारे में ही कहता है कि एक्यूज शैल बी प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट, बर्डन ऑफ प्रूफ, जो भी जितना भी तुम्हें दिमाग में आता है एक्यूज के बारे में, वो आर्टिकल 14 पढ़ लेना, इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इसको पढ़ते ही तुम्हारे बहुत सारे, मतलब ये मैं बता दूं कि तुम अपने कई टॉपिक सीआरपीसी का, आईपीसी का स्टार्ट करने का एक बहुत ही अच्छा आइडिया तुम्हें देगा कि इंटरनेशनल कन्वेंशन के आर्टिकल 14 में बात कही गई है। मैक्सिमम चैप्टर का टॉपिक जो है, एक स्टार्टिंग लाइन जो है, तुम्हें इसके आर्टिकल से मिल जाएगा। मैं पढ़ करके मैं सरप्राइज आ गया, लेकिन हर एक टीचर का टाइम बाउंडेशन भी है, हमें भी सिलेबस का भी कंप्लीट कराना है। तो इस आर्टिकल को ब्रीफ में इसमें यही बताया गया है कि वह फ्री लीगल एड दिया जाना चाहिए था। और इसी तरह से हम सीपीसी का भी ले लिए हैं। देखो हम तो सीआरपीसी पढ़ा रहे हैं, हमारे सिलेबस में चीजें नहीं है, लेकिन यह समरी तुम्हें इस केस के पर्पज से मत कन्फाइन करना कि सर एक केस पढ़ा रहे हैं, इसमें कोर्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये समरी हमने इसलिए बनाया है कि तुम्हारे ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो, कल को तुम खुद एक आर्टिकल लिखना चाहो तो लिख सको इस पॉइंट को बना करके। तो ऑर्डर 33 सीपीसी मतलब कि सिविल लॉ में भी ऑर्डर 33 सीपीसी का एक कहता है कि जब इंडिजेंट पर्सन हो, जब गरीब आदमी हो, गरीब आदमी का सूट कैसे फाइल होगा, गरीब आदमी के खिलाफ अगर सूट फाइल होता है तो कैसे केस लड़ेगा, स्टेट कैसे हेल्प करेगा। तो वहां पर उसकी बात है कि क्योंकि हम यहाँ पे फ्री लीगल एड की बात कर रहे हैं, तो ऑर्डर 33 में भी कुछ मामले में सिविल मैटर में भी वहां पे फ्री लीगल एड दिया जाता है। किसको दिया जाता है? इंडिजेंट पर्सन को दिया जाता है। अलग बात है कि वहां पे इंडिजेंट का मीनिंग डिफाइन किया गया, इंडिजेंट कौन है वो सब कुछ वहां पे डिस्कस किया गया है। इसके बाद हमने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को हमने सर्च किया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, आज इसकी वेबसाइट खुल गई थी, बहुत खुशी की बात थी। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की आप देख रहे हैं कि 222 रिपोर्ट है इसका, 222 मतलब 222 222 रिपोर्ट जो सबमिट हुई थी 2009 में रिपोर्ट सबमिट हुई थी। तो 2009 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना एक रिकमेंडेशन दिया था। और देखो ये जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी मेनली एडीआर पे थी। अगर एडीआर का सब्जेक्ट तुम लोग थर्ड ईयर में पढ़ोगे या अभी पढ़ रहे होगे या जो भी हो, तो एडीआर पर मेनली रिपोर्ट थी। तो वहां पर इसके बारे में भी चर्चा की गई थी, फ्री लीगल एड के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई थी इस कमीशन की रिपोर्ट में भी। तो हमने इस कमीशन का रिपोर्ट में इसलिए लिख दिया कि थोड़ा सा भौकाल बना रहे, भौकाल बनाना बहुत ही जरूरी है। तुम लोगों को करना क्या है, बस यही लिख देना है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 222वीं रिपोर्ट में कोट किया था कि नहीं आर्टिकल 39 ए के अंतर्गत जो फ्री लीगल एड है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और उसी केस में शीला वारसे का भी इस कमीशन ने कोट किया था। तो ये सब भौकाल बनाने के लिए है, आगे पढ़ा भी दूंगा अभी। अब देखो एक जब हम अभी आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और सीआरपीसी में रिलेशन क्या है, तो देख रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात आती है तो हमें आर्टिकल 14 भी है। आर्टिकल 14 कैसे कर सकते हो? आर्टिकल 14 को मान लीजिए कि एक तरफ मान लीजिए कि तुम केटीएस तुलसी, मिस्टर केटीएस तुलसी को खड़ा कर लिया, मिस्टर कपिल सिब्बल को सामने वाला पार्टी खड़ा कर लिया, और दूसरे वाला व्यक्ति इलिटरेट आदमी है, उसके तरफ से कोई खड़ा ही नहीं, तो बताओ केस कहाँ जाएगा? वन साइडेड केस जाएगा। और जज साहब सीधा सीधा कह देंगे कि भाई हम तो एडवर्सियल सिस्टम में है, हम तो कुछ करेंगे ही नहीं। और उनको ठीक से 311 और 165 मालूम ही नहीं है। 311 सीआरपीसी का, 165 एविडेंस एक्ट का। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 है, इक्वलिटी है, कहता है ना कि एवरी स्टेट एवरी पर्सन शैल बी ट्रीटेड इक्वली एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 14 भी है। और आर्टिकल 21 भी है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? सब लोग को मालूम है कि आर्टिकल 20 क्या कहता है। मनेका गांधी केस के आने के बाद आर्टिकल 21 कहता है कि प्रोसीजर क्या होना चाहिए? जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए, एक लाइन में। आर्टिकल 21 में यहाँ पे क्यों कोट किया हूँ? आर्टिकल 21 कोट करने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं शो कर दूं कि प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। और मैं अब तुम सबको से दोबारा कह रहा हूँ कि जब फेयर ट्रायल पर एक कमेंट लिखने के लिए आएगा तो वहां पे एक कन्वेंशन है उसको थोड़ा सा कोट कर लेना, और यहाँ इस कमीशन को कोट कर लेना, और इस केस को भी आर्टिकल 14 को 21 को भी कोट कर लेना। और 21 में मनेका गांधी का केस कोट करके लिख देना कि कोर्ट ने कहा था कि प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। अगर कोई प्रोसीजर जस्ट या फेयर या रीजनेबल नहीं है, उस मामले में किसी भी व्यक्ति के लाइफ या लिबर्टी को आप डिप्राइव नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 14 भी से कनेक्टेड है, आर्टिकल 21 भी कनेक्टेड है। और आर्टिकल 39 ए तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। आर्टिकल 39 ए जो है ये है, क्या बोलते हैं आपको, 40 42nd,
42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया था और इसको इंसर्ट किया गया था 1976 में। और 1976 का वही दौर था जबकि पूरे देश में इमरजेंसी लागू थी। तो आप देखोगे कि 39A, तो जब 39A शुरू में जब ऐड किया गया था तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में ऐड किया गया था। और वो 1978 से पहले मेनका गांधी केस से पहले फंडामेंटल राइट का इंटरप्रिटेशन भी बहुत वाइडर नहीं हो रहा था। लेकिन तुम देखोगे कि 78 के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं, उसको फंडामेंटल राइट जो डीपीएसपी था फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने का, उसको मैंडेटरी डिक्लेयर कर दिया है। कई केसेस में क्या किया है, मैंडेटरी डिक्लेयर कर दिया गया और कहा गया कि आर्टिकल 21 का पार्ट हो गया है। तो आज के डेट में हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 39A की जो बातें लिखी गई थी डीपीएसपी में, जो स्टेट को डिस्क्रिशनरी पावर दे रही थी, अब वो फंडामेंटल राइट का रूप ले चुकी हैं। तो कुल मिला जुला करके हमें यहाँ पे आर्टिकल 14 भी डिस्कस करना है, आर्टिकल 21 डिस्कस करना है, आर्टिकल 39 डिस्कस करना है। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। और जब हम सीआरपीसी में आएंगे तो सीआरपीसी में भी एक सेक्शन है इस तरह की बात करता है 304 में। अभी मैं एक बता दूं कि हमने एग्जाम दिया है, थोड़ा बहुत जो भी हो, मैक्सिमम बच्चे 303 और 304 में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 303 और 304 में कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब। 303 कहता है कि आप अपने चॉइस के हिसाब से जिसको वकील रखना है उसको वकील रख लो। आप चाहे तो सुमित को वकील रख लो, चाहे अखिलेश को रख लो, चाहे शाहबाज को रख लो, आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता। जैसे कि अब मान लीजिए सरकार के खिलाफ अब मिस्टर अमित शाह के खिलाफ कोई केस फाइल कर दें और सरकार कंपेल करे कि नहीं, जो आप केस आप फिर लड़ रहे हैं मिस्टर अमित शाह जी के खिलाफ, तो उस मामले में आप इसी वकील को आप रख सकते हैं, हम ही आपको वकील देंगे। नहीं, आप डिनाई कर सकते हैं कि नहीं भाई, हम अपने चॉइस से वकील रख सकते हैं। अब मान लीजिए कि 303 जहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, जैसे मान लीजिए कि एक्यूड इतना गरीब है कि वह अपना एक्यूड नहीं रख पा रहा है और स्टेट से रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर स्टेट से रिक्वेस्ट कर रहा है तो वहां पर स्टेट प्रोवाइड कराएगा, तो वहां पे 304 आएगा। तो सबसे पहले 303 आएगा। इसीलिए सेक्शन वाइज भी 303 पहले लिखा गया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा लीगल राइट है, अगर तुम अपने हिसाब से भाई जिसको चाहो उसको रख सकते हो। अगर तुम सक्षम हो, कॉम्पिटेंट हो, तो चाहे तुम केटीएस तुलसी को रखो, चाहे किसी को भी रखो, क्या फर्क पड़ता है। स्टेट वहां पे आता है कि जब तुम रख नहीं पाते हो, तुम इंटरेस्टेड, मतलब इंटरेस्टेड तो हो लेकिन इतनी गरीबी है कि कोर्ट आने जाने का भी पैसा नहीं है, तो वकील को कहाँ दोगे, तो वहां पे 304 आ जाएगा। तो अब हमें आ गया कि 304 सीआरपीसी और 303 में अंतर क्या है। फिर इसी एक्ट में जो 39 में लिखा गया था, 39A कह रहा था कि जो फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराने की बात है उसके लिए गवर्नमेंट चाहे तो लेजिस्लेशन इनेक्ट कर ले या तो गवर्नमेंट पॉलिसी बना ले, जो करे गवर्नमेंट को फ्री हैंड किया गया था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, 39A को बेस बनाते हुए एक लेजिस्लेशन इनेक्ट किया। क्या लेजिस्लेशन इनेक्ट किया? लेजिस्लेशन का नाम था लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। इस सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट में ये है कि इसमें कई तरह के फोरम इस्टेब्लिश किए गए हैं। नेशनल लेवल पे फोरम है, स्टेट लेवल के फोरम है। जैसे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। तो इस तरह के सारे अथॉरिटी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए, मेंशन किए गए हैं। इस तरह से हमने देखा है आपको कि एक हमने इंग्लिश लॉ देखा, यूएसए का देखा, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सीपीसी सिविल मैटर देख लिया, लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सीआरपीसी है और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है। इसका जो पॉइंट है ये है। अभी मैं केस स्टार्ट नहीं किया हूँ भाई साहब, आप लोग कंफ्यूज मत होना कि नहीं सर ने केस स्टार्ट कर दिया है। केस अभी माहौल बना रहा हूँ, तब स्टार्ट होगा। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंस में लिखा हूँ, एक सीक्वेंस वाइज लिखा हूँ, इसका भी कोई कनेक्शन इस जजमेंट से नहीं है, मतलब है लेकिन थोड़ा बहुत वो करके रखा हूँ। जैसे मान लीजिए कि इसमें सबसे पहला केस इसमें ये आया हुआ था, एमएच हास्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस था। ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था। इस लैंडमार्क जजमेंट को ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर ने डिसाइड किया था और इसमें इन्होंने बहुत सारी चीजें को डिस्कस किया था और सबसे पहले इस केस में फ्री लीगल एड देने की बात भी की थी। इसीलिए कई बार जब एग्जाम में आ जाता है कि भाई पहला केस कौन है जिसमें कि फ्री लीगल एड देने की बात हुई थी, तो कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। हुसैन आरा खातून, एम एच हास्कॉट, इश्क खत्री, ये सब बहुत सारे केसेस हैं। तो पहले केस पर हम एम एच हास्कॉट को ही रखते हैं। एम एच हास्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक लैंडमार्क जजमेंट है।
जिसमें कि फ्री लीगल एड के बारे में कुछ बातें की गई थी। तो पहला केस आता है एमएच हस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कब डिसाइड हुआ था? 1978 में डिसाइड हुआ था। किसने डिसाइड किया था? तो ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर ने डिसाइड किया था। ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर के बाद हम सेकंड केस पर आते हैं, हुसैन आरा खातून वर्सेस अदर्स वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार, मार्च 1979 का है। देखिए एक बात और मैं बता दूं, हुसैन आरा खातून के केस के नाम से कई केसेस डिसाइड हुए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हुसैन आरा खातून फर्स्ट, हुसैन आरा खातून सेकंड, थर्ड नहीं, ये सब ध्यान मत रखो। तुम सीधा सीधा डेट ऑफ जजमेंट याद कर लिया करो, बस वो परफेक्ट होता है। क्योंकि डेट ऑफ जजमेंट की हेल्प से तुम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाकर के ओरिजिनल जजमेंट पढ़ सकते हो। एक आध जजमेंट, ओरिजिनल जजमेंट वहाँ नहीं मिल पाते हैं। जैसे मैं भी कुछ जजमेंट सर्च कर रहा था, जैसे एमएच हस्कॉट का जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ था। बहुत मैंने सर्च किया लेकिन ओरिजिनल जजमेंट वहाँ पे नहीं मिल पाया, लेकिन बाकी केसेस मिल जाते हैं। तो हुसैन आरा खातून का केस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर एक खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का वो है, एक क्या बोलते हैं, एक बहुत ही पॉपुलर बहुत ही पॉपुलर एक मतलब केस है, जिसको कि आप गंगा जल केस के नाम से भी जानते हैं। सब लोग गंगा जल का नाम आते ही गंगा जल का नाम आते ही बहुत सारी चीजें याद आ जाती हैं। लेकिन गंगा जल मूवी में जो सुंदर यादव ने अपनी गर्लफ्रेंड के प्रति वफादारी दिखाई थी, वो देखने लायक थी। सब कुछ हो गया लेकिन लास्ट तक अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ना नहीं चाहता था, और यहाँ तक कि उसको गर्लफ्रेंड को मार भी दिया, फिर भी वो पश्चाताप कर रहा था कि उसको नहीं मारना चाहिए था। तो सुंदर यादव का प्यार हमेशा अमर रहा और अमर रहेगा, और आप लोग भी अपना प्यार बनाए रखिए। तो गंगा जल का केस है। गंगा जल में अब सारा स्टोरी मालूम हो गया होगा क्या हुआ था। और इसी को हम ब्लैंडेड प्रिजनर केस के नाम से भी जाने जाते हैं। क्या हुआ था? क्योंकि ये मूवी में सबको, बच्चे तो हो नहीं, तुम सब भी यंग आदमी हो, तो उसमें देखे ही होंगे कि लोग क्या किए, तेजाब को जबरदस्ती उसमें उसके आंख में सबके डाल दिया गया प्रिजनर के, और कहा गया था गंगा जल मतलब जो भी सर्कमस्टांसेस थे, सब कुछ था। तो इस केस को खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार बहुत ही पॉपुलर केस था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को भी ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा भगवती ने डिसाइड किया है। इस केस को गंगा जल केस के नाम से जाना जाता है, या ब्लैंडेड प्रिजनर केस के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट जजमेंट है तुम्हारा शीला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जजमेंट है। इसको भी ऑनरेबल जस्टिस भगवती ने डिसाइड किया था। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पे केस डिसाइड होता है कृष्णा अय्यर द्वारा, ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर। यहाँ पर आप देख रहे हैं भगवती और भगवती तीन डिसाइड किए हैं केस को। तो ये 4 केसेस के बाद 5वें केस जो हमारे सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में डिस्कस करना है, मोहम्मद हुसैन केस है आपका, मोहम्मद हुसैन वर्सेस जुल्फिकार वर्सेस स्टेट। 1 मिनट। देखो, एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स कई बार कहते हैं कि सर आप केस को थोरोली डिस्कस नहीं करते हैं जो आपके सिलेबस में है। उसका रीजन मैं बता दूं कि मैं केस को थोरोली डिस्कस करता हूँ, ईमानदारी से डिस्कस करता हूँ। लेकिन तुम लोग क्या समझते हो कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक केस लिख दिया, एमएच हस्कॉट का केस लिख दिया, हुसैन आरा का केस लिख दिया, खत्री का लिख दिया, शीला का लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको सेपरेट डिस्कस कर देता हूँ। सेपरेट इसलिए डिस्कस कर देता हूँ कि तुम लोग कंफ्यूजन ना हो। ये सारे केसेस क्या होते हैं, मैक्सिमम केसेस उस केस में साइड किए जाते हैं, आर्गुमेंट होते हैं। तो जब आर्गुमेंट होते हैं तो दोनों पार्टी अपने तरफ से केसेस को लेकर के आती हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम उसमें बार बार नहीं करते हैं कि रेस्पोंडेंट ने ए आर्गुमेंट किया, अपीलांट ने इस केस को आर्गुमेंट किया, इसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम क्या करते हैं, सारे केस को निकाल करके अलग से रख देते हैं, तो ताकि तुम्हें समझने में इजी रहे। जैसे कि मैं सारे केस यहाँ डिस्कस करूंगा, एमएच हस्कॉट, हुसैन आरा, खत्री, शीला। तो इसका मतलब मोहम्मद हुसैन के केस में सब केसेस ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो अब हमारे सिलेबस में है जो केस का नाम है मोहम्मद हुसैन एट द रेट ऑफ जुल्फिकार अली वर्सेज स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली। तो अगर सिलेबस वाइज में देखोगे तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। क्यों हमारे सिलेबस में नहीं है? क्यों? क्योंकि अभी एक मैं और दिखाना चाहता हूँ इसमें एक और बड़ी बात। इस केस के नाम से तुम दोनों में अंतर ढूंढो, इन दोनों के में क्या अंतर है? इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में बेसिक अंतर ये आता है, नाम सेम है, मोहम्मद हुसैन एट द रेट ऑफ जुल्फिकार अली लाइक दिस। इसमें 2 पॉइंट पर अंतर है। किस किस पॉइंट पर? पहला पॉइंट, डेट ऑफ जजमेंट देख रहे हो, ये 11 जनवरी का है। और दूसरा पॉइंट अगर देख रहे हो यहाँ पे, ये है डिवीजन बेंच का, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये डिवीजन बेंच का और ये फुल बेंच का, ये मेन पॉइंट है। डिवीजन बेंच और फुल बेंच में अंतर क्या होता है? हुआ क्या इस केस का थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताऊंगा।
मोहम्मद हुसैन का केस जब डिसाइड हो रहा था तो उसमें जजमेंट जब आया, हमारे सिलेबस में ए केस है, हमारे सिलेबस में ए वाला है, ठीक ना, हमारे सिलेबस में ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, ये हमारे सिलेबस में है, ठीक ना। हमारे सिलेबस में 5 नंबर का केस नहीं है, हमारे सिलेबस में 7 नंबर का है। और उसके बाद हमारे सिलेबस में ए भी केस है, मोहम्मद अजमल अमीर का, दोनों केस है। तो पहले हम 5वें 7वें नंबर में अंतर समझते हैं क्या हुआ है। इन दोनों में हुआ क्या था, इसका फैक्ट ये था कि जो भी फैक्ट बताऊंगा ये बाद में। तो डिवीजन बेंच इसमें कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, इस केस में डिवीजन बेंच ने जब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, तो डिवीजन बेंच में 2 जस्टिस थे, ऑनरेबल जस्टिस एच एल दत्तू थे और चंद्रमौली कुमार प्रसाद जी थे। तो दोनों जजों ने डिसाइड किया, तो दोनों जजों में एक पॉइंट था इस केस में, पॉइंट नंबर 5 में पे 2 इशू फ्रेम किया गया था। तो 2 इशू में पहले इशू पर दोनों कॉन्सस थे, मतलब यूनानिमस थे। दोनों का कहना था कि जहां पे लीगल प्रोसीडिंग अगर प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है तो वहां पे पूरी प्रोसीडिंग वेसिएट कर जाएगी, इसका मतलब लीगल प्रोसीडिंग प्रोवाइड कराना मैंडेटरी है। लेकिन जो दूसरा यूनिट था कि एक्यूज का फेस ट्रायल कराया जाए या एक्यूज को पाकिस्तान भेज दिया जाए। एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो मोहम्मद हुसैन था पाकिस्तान का एक नागरिक था, वह भारत आया हुआ था, और भारत जब आया हुआ था 30 दिसंबर 1997 की घटना। 30 दिसंबर मतलब क्या होता है, मतलब 1 जनवरी की तैयारी मनाने की तैयारी चल रही थी, जैसे होता है ना 30 दिसंबर 31 दिसंबर 1 जनवरी, तो 30 दिसंबर का दिन था। और ब्लू लाइन की बस थी, मतलब दिल्ली में एक बस थी, उस बस में कुछ सवारी थी, उस बस में ब्लास्ट होता है। जब ब्लास्ट हुआ तो 4 व्यक्ति मारे गए ऑन द स्पॉट, और 24 इंक्लूडिंग कंडक्टर वो इंजर्ड हो गया। तो उसमें अरेस्ट होना शुरू हुआ, तो कई लोग अरेस्ट हुए थे, तो मोहम्मद हुसैन को भी अरेस्ट कर लिया गया था। तो मोहम्मद हुसैन का जब अरेस्ट किया गया था तो मोहम्मद हुसैन को डेथ सेंटेंस दिया सेशन कोर्ट ने, एडिशनल सेशन कोर्ट ने। फिर जब मैटर हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया। लेकिन एक बार सबसे इंपॉर्टेंट बात रही कि मोहम्मद हुसैन को लोअर कोर्ट में कोई एडवोकेट मिला ही नहीं। जैसे हम लोग देखते हैं, जब जारा मूवी देखते हैं तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो यार, शाहरुख खान पाकिस्तान में जेल में है तो वहाँ का एक मुस्लिम उसका केस लड़ रहा है, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि चलो बहुत अच्छा मुस्लिम है। लेकिन अगर वहीं हमारे यहाँ का कोई मुस्लिम अगर आतंकवादी है और उसका कोई केस लड़ना शुरू करे तो हम लोग सब गाली देंगे। हमने कहा कि वो तो आतंकवादी है ही, जो वकील केस लड़ रहा है वो भी आतंकवादी है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ टोटली डिफरेंट होती है। तो इस तरह की बातें हैं। तो उसमें इसको कोई एडवोकेट मिला ही नहीं, मोहम्मद हुसैन का विदाउट एडवोकेट दिए हुए इसका कन्विक्शन हो गया लोअर कोर्ट से। हाई कोर्ट में आया तो हाई कोर्ट से भी इसका हो गया, अप्रूव कर दिया, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं कन्विक्शन सही है, और अपील इसकी डिसमिस हो गई। मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद हुसैन का कहना था कि मिलाट, देखिए मैं बहुत ही इलिटरेट आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे बहुत आइडिया है नहीं लीगल सिस्टम के बारे में, और मुझे वहाँ लोअर कोर्ट में कन्विक्शन तो हुआ लेकिन मुझे कोई एडवोकेट प्रोवाइड नहीं कराया गया। भाई म्यूट ऑल कर दें। उसका कहना था कि मिलाट्स देखिए हमें लोअर कोर्ट में हाई कोर्ट में कहीं एडवोकेट नहीं प्रोवाइड कराया गया, और हमारे ट्रायल विसिएट कर गया, क्योंकि आपका जो प्रोसीडिंग है, आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आर्टिकल 14 भी है, वो भी पर्सन की बात करता है, चाहे वो इंडियन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे अमेरिकन हो। और आर्टिकल 21 भी वही कहता है कि नहीं, ये वो बोलता है, आर्टिकल 21 भी कहता है कि वो पर्सन की बात करता है, सिटीजन की बात तो करता नहीं। और शीला बारसे केस में आपने ऑलरेडी हेल्ड भी कर चुका है कि फ्री लीगल एड जो है आर्टिकल 14 और 21 का पार्ट है, तो हमें प्रोवाइड नहीं किया गया, तो हमारे लाइफ एंड लिबर्टी को आप कैसे डिप्राइव कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ ये बात तो सही कह रहे हो कि तुम्हें फ्री लीगल एड नहीं दिया गया, तुम गरीब आदमी थे, ये तुम्हारे साथ गलत हुआ है, चलो इसका हम उपाय ढूंढते हैं। लेकिन उसका दूसरा आर्गुमेंट था कि मिलाट्स एक काम और करिएगा, ये प्रोसीडिंग तो मान लीजिए हमारे साथ गलत हुआ है, अब हमें पाकिस्तान भेज दीजिए। अब इसी बात पे लेकर के एच एल दत्तू से और इनसे चंद्रमौली में वो हो गया, डिस्प्यूट हो गया। दोनों एक बात पे सहमत थे, उन दोनों का कहना था कि ठीक है इसको लीगल एड नहीं मिला है, प्रोसीडिंग वेसिएट कर रही है, ठीक है यहाँ तक सही है। लेकिन दत्तू का कहना था कि नहीं तुम्हें पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा, चलो तुम्हारा ट्रायल हम फिर से शुरू करवाते हैं,
फिर से सेशन कोर्ट के सामने तुम्हारा मैटर जाएगा, फिर से तुम्हारा ट्रायल होगा। लेकिन चंद्रमौली जी का कहना था कि नहीं, इसको पाकिस्तान भेज दिया जाए, इतने सालों तक जेल में रह चुका है, बहुत सारी चीजें का मैटर आ गया। अब इसी बात को लेकर के दोनों में डिस्प्यूट हो गया कि उसे पाकिस्तान भेजा जाए कि फ्रेश ट्रायल किया जाए। तो दोनों डिवीजन बेंच था, डिवीजन बेंच में 2 जज होते हैं। तो दोनों का जब ओपिनियन जस्ट अपोजिट हो गया तो मैटर किसको भेजा गया? फुल बेंच को भेजा गया। फुल बेंच में जब आया तो वहाँ पे 3 जजों की बेंच आई थी। तो जब 3 जजों की बेंच आई थी तो इसके पास सिर्फ एक क्वेश्चन था। फुल बेंच के पास सिर्फ एक क्वेश्चन था कि फ्रेश ट्रायल करवाया जाए कि इसको पाकिस्तान भेज दिया जाए। तो यहाँ पर फुल बेंच ने कहा है कि इसका फ्रेश ट्रायल करवाया जाए, इसको पाकिस्तान भेजने की जरूरत नहीं है। मतलब कि फुल बेंच ने चंद्रमौली की बात को रिजेक्ट कर दिया और ऑनरेबल जस्टिस एस एल दत्तू की बात को एक्सेप्ट कर लिया। इसीलिए तुम देख रहे हो कि दोनों का नाम सेम है, यहाँ डिवीजन बेंच है। और यहाँ पे 11 जनवरी की बात है, ये 11 जनवरी को डिसीजन आता है और अगला डिसीजन 31 दिसंबर को दोबारा फुल बेंच का आ जाता है। मतलब कि लगभग मान के चलो कि 8 महीने के डिफरेंस पे फुल बेंच का भी डिसीजन आ गया और इसका फ्रेश ट्रायल का डायरेक्शन हुआ और इसको पाकिस्तान भेजने की बजाय फ्रेश ट्रायल स्टार्ट हो गया। तो होना क्या चाहिए था हमारे सिलेबस में? हमारे सिलेबस में मेनली केस हमारा केस नंबर 5 होना चाहिए था। हमारे सिलेबस में फुल बेंच का नहीं होना चाहिए था, क्योंकि फुल बेंच में सिर्फ मैटर उस पे इस पॉइंट पे था कि उसका ट्रायल किया जाए कि डिपोर्टेशन किया जाए, सिर्फ एक इशू था। मेन इशू जो लीगल एड वाला जो इशू था, वो इशू था डिवीजन बेंच के पास ही था। जो भी चलो सिलेबस में है, इसलिए हम दोनों को बैकअप में ले जाकर खींच देंगे, पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसी बीच में एक और हिस्टोरिकल पॉइंट आया है। हिस्टोरिकल पॉइंट कहने का मेरा मतलब ये है कि आप अभी देखोगे कि इसी बीच में एक और केस आ जाता है, मोहम्मद अजमल अमीर कसाब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है। आप सब लोग इस व्यक्ति के नाम से जानते हैं कि मोहम्मद अजमल अमीर कसाब एक टेररिस्ट था जिसने कि ताजमहल और नरीमन होटल पे इसने अटैक किया था और कई लोगों के साथ अटैक किया था और अजमल अमीर कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। तो अजमल अमीर कसाब के मामले में भी फ्री लीगल एड का बहुत बड़ा इशू था। तो इन दोनों में देखेंगे आप कि इन दोनों के बीच में 11 जनवरी का जजमेंट आया है और ये 31 अगस्त का जजमेंट आया है। इन दोनों के बीच में एक और जजमेंट आया है। वह जजमेंट किसका है? वह जजमेंट आपको अजमल अमीर कसाब का है और डेट ऑफ जजमेंट 29 अगस्त का है। 29 अगस्त का मतलब ये हुआ कि फुल बेंच का जो डिसीजन है, जो फुल बेंच का डिसीजन है, जस्ट उसके 2 दिन पहले का है। कितने दिन पहले का है? 2 दिन पहले का है। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, मैं आज जितने केसेस लिखा हूँ इसमें मोहम्मद अजमल आमिर कसाब का केस आर्गुमेंट नहीं किया गया है, एक बात ध्यान में रखना। तो मोहम्मद अजमल आमिर कसाब का हम अलग से डिस्कस करेंगे। आप देखा, अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम में अगर आए फ्री लीगल एड के बारे में लिखने का, तो पूरा समरी उठा करके इतना केस लिख देना एकदम, इसके बाद से कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब समरी के बाद लीगल केस हम डिसाइड करते हैं। सिलेबस भी कम है और यूनिवर्सिटी से बार बार नोटिस आ रहा है कि आप लोग 15 तारीख तक सिलेबस कंप्लीट करिए। कैसे कंप्लीट होगा भगवान ही जानते हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा ही जो भी हो। नहीं यार, आगे भी खींचूंगा, सिलेबस के चक्कर में सिलेबस छोड़ूंगा नहीं। यूएसए कोर्ट में एक केस है, उसको तुम लोग पढ़ लेना। उसमें भी यही कहा गया था कि पॉवर्टी का प्ली लेकर के किसी को डिप्राइव नहीं कर सकते आप फ्री लीगल एड से। इंग्लिश लॉ का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी ऑलरेडी इसको प्रिवेल एक्सेप्ट करता है। और अभी अभी तुम लोग को बताया दिया कि इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एक कब का है? तो 1966 का है। आप देखेंगे कि इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन पॉलिटिकल कब का है? 1966 का है आपको। अब इसके बाद से हम देखेंगे कि सिविल प्रोसीजर कोड। तो सिविल प्रोसीजर कोड के बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया है कि सीपीसी का एक ऑर्डर है। वो ऑर्डर आप जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तब आप समझ जाएंगे कि इंडिजिन पर्सन के मामले में कैसे केस फाइल होगा, क्या होगा। इसके बारे में वहाँ पे इंडिजिन पर्सन के बारे में है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी इस रिपोर्ट में, जो कि ऑलरेडी 2009 की रिपोर्ट है, इसमें इसको कोट किया था आर्टिकल 39A को, और 39A के बारे में बताया भी गया था। और मैं अभी भी कह रहा था कि 39A में एक ऑप्शन दिया गया था लेजिस्लेशन को कि सुटेबल लेजिस्लेशन या स्कीम द्वारा आप अपना कोई भी कानून बना करके फ्री लीगल एड दीजिए। इसी वजह से एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट आया था, क्योंकि ऑलरेडी एक डायरेक्शन था डीपीएसपी में, इसको फॉलो किया गया। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट की तरफ एक हम बढ़ते हैं, जिसमें कि एक शीला बारसे का भी केस है,
जिसमें ऑनरेबल जस्टिस भगवती ने कहा था कि आर्टिकल 39A कह रहा था कि जो फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी सिर्फ 39A की वजह से ही नहीं है, बल्कि ये आर्टिकल 14 और 21 की वजह से भी है। तो आपका कोई भी अगर फ्री लीगल एड सिलाबारसे के जजमेंट के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों में सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें एक ट्रायंगुलेशन की बात हुई है। क्या ट्रायंगुलेशन की बात हुई है? एक तरफ आप 39A को ले रहे हैं, एक तरफ आप आर्टिकल 14 को ले रहे हैं, एक तरफ 21 को ले रहे हैं। तो इन तीनों का रिलेशन बना करके आप तीनों को इक्वल बैलेंस बनाते हुए आप बोल रहे हैं कि फ्री लीगल एड जो है एक तरह से डीपीएसपी भी है, फंडामेंटल राइट भी है, और फंडामेंटल राइट 14 के अंतर्गत भी और 21 के अंतर्गत भी है। और एक बात और मैं बताऊं कि आर्टिकल 14 और 21 में होने का क्या फर्क पड़ता है। आर्टिकल 14 और 21 में होने का सबसे बड़ा अंतर ये पड़ता है कि जब तुम लोग पढ़ोगे 358 और 359 जब पढ़ोगे, ड्यूरिंग द इमरजेंसी विच फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड, तो उसमें सस्पेंडेड में जब जाओगे 359 में, तो 359 में का एक और बात है, उसमें कहा कि सारे आर्टिकल तो सस्पेंड किए जा सकते हैं इमरजेंसी के दौरान, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं किए जा सकते। तो इसलिए अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई आर्टिकल 14 भी लिखा हुआ है, 21 भी लिखा हुआ है, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, तो बेसिक डिफरेंस कई भी है, लेकिन एक डिफरेंस ये भी बहुत मेजर डिफरेंस लगता है। मतलब ये हुआ कि इमरजेंसी के दौरान भी आर्टिकल 21 का हेल्प लेकर के आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चैलेंज कर सकते हैं। इसका मतलब कि इवन इमरजेंसी के दौरान आपको फ्री लीगल एड से डिप्राइव नहीं किया जाएगा, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं कि सीआरपीसी क्या कहता है। सीआरपीसी में 304 एक सेक्शन है, और आपके क्लियरिटी के लिए मैंने दोनों में कर लिया है, 303 और 304 हमेशा साथ में रखना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 303 है, एक्यूट को राइट देता है कि टू बी डिफेंडेड, अपने चॉइस के हिसाब से तुम डिफेंड कर सकते हो, अपने चॉइस के हिसाब से जिसको चूज करना है वहां चूज कर लो। लेकिन 304A लीगल एड की बात करता है और स्टेट के एक्सपेंसेस पर लीगल एड की बात करता है। किसके एक्सपेंसेस पे? स्टेट आपका खर्चा देगा। 304 को मैंने डिवाइड किया, 304 के 3 क्लास हैं, लेकिन पहला क्लास और तीसरा क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको समझ जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो पहला क्लास जो कवर करता है उस तरह की बात कवर करता है जो, देखो ट्रायल कितने तरह के होते हैं? ट्रायल 4 तरह के होते हैं, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन्स ट्रायल, समरी ट्रायल। तो सेशन ट्रायल जब होगा उसमें फ्री लीगल एड स्टेट के एक्सपेंसेस पे देना मैंडेटरी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई? यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, वहां पर सेशन ट्रायल के मामले में आपको फ्री लीगल एड देना क्या है? मैंडेटरी है। कह रहा है ना कि कौन देगा? यहाँ पे सेशन ट्रायल देगा। लेकिन अगर वारंट ट्रायल, सेशन ट्रायल, समन ट्रायल, समरी के बारे में क्या होगा, तो उसके बारे में क्लास 3 कहता है। उसके बारे में देखो मैंने लिख दिया कि वारंट ट्रायल अगर जब बात आती है, वारंट ट्रायल हो, सम्मन्स हो, समरी ट्रायल हो, जो कि 238 से 265 तक कवर करता है। यहाँ पे मे लिखा हुआ है, पहले में देखा हुआ कि सेशन ट्रायल के मामले में सेल लिखा हुआ है, यहाँ पे मे लिखा हुआ है। मे लिखा हुआ और यहाँ पे स्टेट को ऑथराइज किया गया है। किसको? स्टेट को। कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपना कानून बना करके जो क्लास 1 में फ्री लीगल एड दिया जा रहा है वो सारे कोर्ट के मामले में, सभी ट्रायल के मामले में अप्लीकेबल किया जा सकता है। तो इस तरह से देख रहे हो कि जहाँ पे सेशन ट्रायल में फ्री लीगल एड देना मैंडेटरी है, वहां पे स्टेट का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। वहीं पर यहाँ पे क्लास 3 में बाकी ट्रायल का जो मैटर आता है 238 से 265 में, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि गवर्नमेंट चाहे, स्टेट गवर्नमेंट तो फ्री लीगल एड दे सकती है और ना चाहे तो फ्री लीगल एड नहीं देगी। और क्लास 2 कहता है कि क्लास 2 सीधा सीधा कहता है कि अगर फ्री लीगल एड दिया जाएगा तो किस एडवोकेट को रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, एक सब प्लान बनेगा। अदरवाइज क्या होगा, बाय चांस तुम्हारे चाचा सेशन ट्रायल सेशन जज हैं, तो क्या करेंगे कि तुम्हें ये सारा केस दे दिया करेंगे फ्री ट्रायल के नाम पे, कि तुम जाकर के एक्यूज को डिफेंड करना और सारा पैसा तुम स्टेट से बियर करना, मतलब स्टेट से रिकवर कर लेना। तो ऐसा नहीं होगा, अदरवाइज भाई भतीजावाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बढ़ता भी है। सेशन ट्रायल लोअर कोर्ट में अगर आपका जुगाड़ है, कहीं पर भी जुगाड़ है, तो आज भी कहीं दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर स्टेट के अंतर्गत जुगाड़ है, तो स्टेट हर गवर्नमेंट चेंज होने के बाद 60 से 70 एडवोकेट रखती है, जिसको कि उसके तरफ से वो प्लीड कर सके।
तो 60-70 जो एडवोकेट रखे जाते हैं वो कुछ भी नहीं होते हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन यही होता है कि पॉलिटिकल लॉयल्टी होती है, वो हर एक गवर्नमेंट यही करती है। इसीलिए आप देखे होंगे कि चाहे पिछली गवर्नमेंट हो, नाम लेना तो ठीक नहीं होगा, चाहे पिछली गवर्नमेंट हो यूपी में, चाहे इस बार की गवर्नमेंट हो, जो भी गवर्नमेंट आती है वो गवर्नमेंट 60 से 65 लोगों को अपनी तरफ से रख लेती हैं। और इसीलिए जिस गवर्नमेंट जो जैसे मान लीजिए कि मिस्टर अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में 65-70 लोग रखे गए हैं, तो जैसे गवर्नमेंट हटेगी वो ऑटोमेटिक 60-70-65 लोग ऑटोमेटिक वहां से हट जाएंगे। और जो नई गवर्नमेंट आएगी, नई गवर्नमेंट जैसे मान लीजिए मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट आएगी, तो नई गवर्नमेंट ऑटोमेटिक वहां पर रख लेती है। तो इस तरह का यहाँ पर बहुत सारे जो मैटर आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक क्लास 2 बनाया गया है कि हाई कोर्ट रेगुलेट करेगा कि अदरवाइज पॉलिटिकल पार्टी जो है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इसको मिसयूज कर देंगी। तो हाई कोर्ट को पावर दिया गया है कि हाई कोर्ट में अगर चाहे तो कैसे कानून बनाएगी, विथ प्रीवियस अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। देखो यहाँ गवर्नमेंट की सीधी सीधी बात है, यहाँ पार्लियामेंट की बात नहीं होती है। तो गवर्नमेंट का मतलब समझी गए होगे कौन है। तो मे मेक रूल, किस काम के लिए मूड रूल बना सकती है कि सिलेक्शन कैसे होगा प्लीडर का, उनको फैसिलिटीज क्या मिलेगी, अलाउंसेस क्या मिलेंगे, मिलेंगे तभी तो जाओगे, उनको फीस कैसे पेड होगी, क्या रेट होगा फीस पेड करने का, ये सब सारी चीजें हाई कोर्ट मिलकर के बनाती हैं। तो मतलब ये है कि तुम लोग थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी करो और सरकारों की अपना एक हिसाब किताब से हल्का फुल्का लिंक लगाए रखो कि वहां पे तुरंत बायोडाटा में भी लिखने को आ जाएगा कि आई हैव रिप्रेजेंटेड द स्टेट गवर्नमेंट फलाना ढिकाना, तो भौकाल बहुत बनता है और सोसाइटी भौकाल पर ही टिकती है। अदरवाइज हमारी तरफ बैठ करके इसी तरह से रहोगे। अब आ गए तो क्लास 1 में समझ गए होगे, क्लास 1 में सेशन ट्रायल पर अप्लीकेबल होता है। क्लास 2 हाई कोर्ट को रूल रेगुलेशन बनाने की बात करता है, स्टेट गवर्नमेंट की बात है। और क्लास 3 भी उसी तरह की बात करता है अदर ट्रायल के मैटर में। और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के बारे में कई बार मैं कह चुका हूँ, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट का कानून बनाना कितना मैंडेटरी था। और इसका प्रियम्बल जब पढ़ोगे तो प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि फ्री एंड कॉम्पिटेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इसका, कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस। फ्री देना अलग चीज है, लेकिन साथ साथ में कॉम्पिटेंट देना है। अदरवाइज फ्री में क्या है, देखोगे कि हर जगह से कई एडवोकेट होते हैं। जैसे हम लोग 2,500 के स्टूडेंट निकाल रहे हैं, स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद ही 2,500 बच्चों को प्रोड्यूस कर रही है। तो 2,500 बच्चे में सब तो पढ़ते तो है नहीं, सबका अपना अलग अलग काम है। किसी को कमला मार्केट जाना है, तो कभी किसी को मधुबन पार्क जाना है, हर जगह अपना अपना सबका एक टारगेट है। किसी को लाइब्रेरी बैठना है। तो हर कोई बाद में तैयार हो जाएगा कि नहीं मैं फ्री सर्विस देने के लिए तैयार हूँ। अरे भाई फ्री सर्विस से काम नहीं चलेगा, कॉम्पिटेंट हो कि नहीं हो। ऐसा ना हो कि तुम अपना पैसा वसूल लिया करो और हमेशा उधर विक्टिम केस हारता रहे। तो यहाँ पे 2 वर्ड है, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि फ्री एंड कॉम्पिटेंट। ये सबसे में अच्छा वर्ड लगा, कॉम्पिटेंट लीगल वर्ड बहुत अच्छा वर्ड लगा, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता था। अदरवाइज सब खाली बैठा हुआ काला कोट पहन के घूम रहा है सब। फ्री एंड कॉम्पिटेंट होगा, लीगल सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। अब हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है जो कि आपके केसमेट में मेंशन किया गया है। अब मोहम्मद हुसैन वर्सेस जुल्फिकार अली वर्सेस स्टेट, यहाँ से केस स्टार्ट होगा। अब जब केस स्टार्ट होगा तो डिवीजन बेंच है, डिवीजन बेंच के पास 2 इशू थे। 2 इशू में पहला इशू क्या था भाई, पहला इशू यही था इसके अंतर्गत कि अगर ट्रायल, अगर मर्डर का ट्रायल चल रहा है, मर्डर का ट्रायल चल रहा है और ऑलरेडी डेथ सेंटेंस कंफर्म हो चुका है, विदाउट नन प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस, विदाउट लीगल सर्विस प्रोवाइड किए हुए उसका ट्रायल चल के कन्विक्शन हो गया, क्या होगा, प्रोसीडिंग वेशिएट करेगी कि नहीं करेगी। तो इस मामले पे दोनों जज एग्री थे। दिस इज द यूनानिमस ओपिनियन ऑफ बेंच, एचएल दत्तू और मौली चंद्रमौली जी इस पॉइंट पे एग्री थे। लेकिन दूसरे पॉइंट पे दोनों डिफरेंस थे। दूसरा इशू ये था इसमें कि अगर क्या 386 क्लास बी को यूज करके डीनो किया जाए ट्रायल को, या उसे डिपोटेशन पे भेज दिया जाए। तो यहाँ पे दोनों जजेस अलग अलग थे। यहाँ पे एचएल दत्तू साहब का कहना था कि नहीं नहीं, इसे पाकिस्तान भेजने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज फिर आएगा फिर ब्लास्ट करेगा, इसका यहीं पे ट्रायल कराओ बैठ करके, इसका जो होगा सो देखा जाएगा। इनका कहना था कि डीनो ट्रायल किया जाए। और दूसरी तरफ जस्टिस चंद्रमौली प्रसाद का कहना था कि डी नोट ट्रायल की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ पे पाकिस्तान भेज दिया जाए, बहुत इसे यहाँ पे यातना प्रताड़ना जो भी है। तो इसी बात को लेकर के डिफरेंस था। ये मैटर जो इशू भेजा गया फुल बेंच को, तो फुल बेंच के सामने सिर्फ एक इशू था। क्या इशू था, इशू था कि वेदर द मैटर डीनो किया जाए या डिपोटेशन भेजा जाए। तो अब तुम देखोगे डिफरेंस क्या निकल करके आता है। यहाँ पे 2 इशू है, यहाँ पे कितने इशू है भाई,
2 इशू हैं और यहाँ पे कितने इशू हैं? 1 इशू है। तो यहाँ पे 2 इशू और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 इशू। अब इस तरह का अब हम आते हैं क्रोनोलॉजी पर आते हैं। क्रोनोलॉजी वर्ड सुनते ही आप लोग समझ जाते होंगे। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एक समय के हिसाब से सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना, उसको क्रोनोलॉजी कहलाता है और इससे ज़्यादा कुछ वर्ड नहीं है। क्रोनोलॉजी में देखिए आप 30 दिसंबर की घटना घटित होती है। फैक्ट बहुत ब्रीफ में खींचूँगा क्योंकि बता चुका हूँ, साढ़े शाम को 6:20 पर होती है। लगभग 30 दिसंबर 1997 को घटना घटित होती है और बम ब्लास्ट होते हैं। देखिए एक बात तो मैं कई मुद्दों पर मोदी जी की क्रिटिसाइज़ करते रहता हूँ, लेकिन एक बात पर हमेशा तारीफ़ करता हूँ कि जब से मोदी जी की सरकार आई हुई है, जो गवर्नमेंट चल रही है, तो पूरी तरह से आतंकवाद को लगाम लगा दिया गया है। जो आतंकवाद है ठीक है कि बॉर्डर पे घटनाएँ बढ़ी हुई हैं, सेना पर अटैक हो रहे हैं, वो सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जो बाकी एरिया में जो इंटरनल एरिया थे वहाँ पे यहाँ पे जैसे कि बम ब्लास्ट की घटनाएँ बहुत कम हुई है। अदरवाइज़ ईपीए 2 तो ईपीए 1-2 में तो इतना दहशत प हो गया था कि आदमी को मार्केट जाने में भी डर लगता था। लेकिन अब इस तरह की डरने की बात नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को इस बात के लिए सरकार को स्पेशली मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए और इस बात को लेकर के यहाँ पर देख रहे हैं कि अब 30 दिसंबर 1997 घटना होती है, 6:20 का टाइम होता है और वहाँ पे ब्लास्ट होता है, दिल्ली में ब्लास्ट होता है, 4 लोग मारे जाते हैं और उसमें से 24 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। अब हुआ कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, इन्वेस्टिगेशन 27 फरवरी 1998 की बात है और बम बहुत भारी मात्रा में रिकवर किए गए। बम रिकवर किया गया, ग्रेनेड रिकवर किया गया, दिल्ली से रिकवर किया गया। और मोहम्मद हुसैन के बारे में हम बताएँगे कि केस मोहम्मद हुसैन से ही स्टार्ट होता है। तो मोहम्मद हुसैन की बात ये है कि मोहम्मद हुसैन एक पाकिस्तानी है और एक इलिटरेट पाकिस्तानी है। क्योंकि देखो जो लिटरेट आदमी होता है, चाहे भारत में हो चाहे पाकिस्तान में हो, सब बहुत ही शातिर रहता है। वो फेसबुक पे तुम्हें भड़काएगा, भाषण देगा, ये सब कुछ करेगा, लेकिन दंगा होगा तो दंगा में नहीं जाएगा। दंगा में हमेशा गरीब आदमी मरता है। अभी दिल्ली से पूरे मतलब कि कोविड-19 का इफ़ेक्ट है कि सारे जगह से मज़दूर पूरे दिल्ली शहरों से छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन कोई नहीं पूछने वाला है कि भाई तुम्हारा कास्ट हिंदू, तुम ब्राह्मण हो कि मुस्लिम हो कि जाति यादव, कोई कुछ नहीं होता है। गरीबों का ना कोई जाति होता है, ना कोई धर्म होता है, सिर्फ़ अमीरों का जाति होता है, अमीरों का धर्म होता है। अमीरों का आदमी जाति धर्म पूछ लेता है, लेकिन गरीबों का नहीं पूछता है कि चलो हमारी जात का होगा तो 10 रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो भ्रम में रहने की ज़रूरत नहीं है, गरीबों का कोई धर्म नहीं होता है। ठीक है, पॉलिटिकल माइलेज के लिए लोग धर्म क्रिएट कर देते हैं, दैट इज़ अनदर पॉइंट। तो यहाँ पे देखेंगे इलिटरेट पाकिस्तानी है, मोहम्मद हुसैन है और इसको अरेस्ट किया जाता है और जब अरेस्ट किया गया तो ही वाज़ अनेबल टू एंगेज अ काउंसिल टू डिफेंड हिमसेल्फ। तुम्हें टाइम खत्म नहीं हो रहा, टाइम बढ़ा दिया हो क्या इसका? टाइम लिमिट हट गया है सर अभी। कब से हटा है? हो गया है सर, 10 मिनट हो गया। अच्छा, खत्म कर दिए हो। हमने कहा कहाँ है टाइम खत्म नहीं हो रहा है। लग रहा है कि समय के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया हूँ क्या? चलो ठीक है, तब खींचता हूँ इसको। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत शॉर्ट में आज फैक्ट बताएँगे, एक क्लास अभी और लेंगे इसके या कंटिन्यू कर लिया तो 12:30 बजे तक खत्म कर दूँगा। 12:30 से ज़्यादा क्लास नहीं लूँगा। तो यहाँ पे इलिटरेट कंटिन्यू पाकिस्तानी। हाँ, क्या? सर, कंटिन्यू कीजिए सर, डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा। हाँ, नहीं, नहीं डिस्कनेक्ट नहीं करूँगा, एकदम 12:30 से वो कंटिन्यू करके वो बस खत्म कर दूँगा। बस 2 मिनट का रेस्ट लूँगा, रेस्ट नहीं बस जाऊँगा पानी लेकर के आकर के पी कर के फिर पढ़ाऊँगा। बस रुक जा, पानी पी कर के आ जाने दो, 1 मिनट लगेगा। यस। हाँ, हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर। आज हुआ क्या कि एक लड़के का फ़ोन आया हुआ था। तो कह रहा था कि आज सर आप थकते क्यों नहीं? आप इतना वो करते मेहनत करते रहते, इतना लिखते रहते हो, क्या बात है कि आप थकते ही नहीं हो? तो हमने उसको एक बताया, हमने कहा देखो यार, अगर किसी भी आदमी की तुम झूठ-मूठ के भी तारीफ़ कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिक एनर्जेटिक हो जाएगा। उसको मैं बताया कि देखो अपने घर में छोटे भाई-बहन जो भी हों, गलती भी करें तो उनको तारीफ़ करना, क्योंकि जिस आदमी की जैसा तुम तारीफ़ करोगे मतलब जैसा उसके बारे में
माइंड सेट करोगे वैसा ही आदमी बन जाता है। ये हमारा एकदम पर्सनल अनुभव है। तो तुम लोग हमें चाहे झूठा सही तारीफ करके चढ़ा देते हो, इसीलिए हम भी थकते नहीं हैं, हम भी लगे रहते हैं। तो उसको मैं यही बात बता रहा था कि जब तारीफ सुनोगे तो ऑटोमेटिक एनर्जेटिक रहोगे। तो इसीलिए बीच-बीच में तुम लोग तारीफ कर दिया करना, ठीक ना? सर हमारी भी तारीफ कर दिया करो कुछ। हाँ यार, नहीं, तुम लोग की मैं तारीफ हमेशा करता हूँ कि यार इतनी रात हो गई है, साढ़े मतलब 12 बज गया है, 12:30 1 बजे तक तुम लोग क्लास करते हो, जगे रहते हो। सबसे बड़ी बात है कि मतलब मैं दिल से तारीफ करता हूँ। इसीलिए हमेशा मैं कहता भी हूँ कि मैं देखो मैं कितना लकी आदमी हूँ कि इतनी रात हो गई है, मैं अपने हिसाब से क्लास लेता हूँ, फिर भी तुम सब क्लास अटेंड करते हो। मतलब इस बात का मैं हमेशा तारीफ करता हूँ। इसीलिए मैं भी तुम लोगों के लिए मेहनत करते रहता हूँ, कि तुम लोग अगर आओ क्लास अटेंड करने के लिए तो फ्रस्ट्रेट मत हो कि यार गए थे, टाइम भी बर्बाद हो गया, कुछ समझ में भी नहीं आया, तो मैं भी बेस्ट एफर्ट करके आता हूँ। देखो तुम्हारी भी तारीफ कर दी और अपनी भी तारीफ कर लिया। यही तो आइडिया है मेरी। मोहम्मद हुसैन का केस आ जाते हैं। अब मोहम्मद हुसैन में केस में वो क्या था, वो अरेस्ट हुआ था। जब अरेस्ट हुआ था तो उसके खिलाफ चार्ज फाइल हुआ। चार्ज जब लगा उसके ऊपर तो चार्ज किसका था? 302 का लगा था। 2 क्यों लगा था? क्योंकि 4 लोग का डेथ हुआ था। 307 क्यों लगा? क्योंकि 24 लोग इंजर्ड हुए थे। और सेक्शन 3 का जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट जो था, बम वम रखने-वखने का था, उसके अंतर्गत इसे चार्ज किया गया। चार्ज किया गया तो 3 नवंबर 2004 को जजमेंट आया। 3 नवंबर 2004 को जजमेंट आया तो एडिशनल सेशन जज दिल्ली ने कन्विक्शन किया। कन्विक्शन किया तो वो तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था। क्राइम किया तो कन्विक्शन होगा। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात ये रही कि उसके कन्विक्शन के मैटर में अब विदाउट असाइनमेंट ऑफ काउंसिल फॉर हिज डिफेंस, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बात दिल को खटक गई। चाहे भले वो पाकिस्तानी क्यों ना हो, चाहे इंडियन हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर एक व्यक्ति को अगर एलिजिबल नहीं है, गरीब है, एलिजिबल नहीं है, तो उसको मिलना चाहिए। क्योंकि हर एक व्यक्ति को हो सके तो इनोसेंट ही हो, जो भी हो। तो हम इस तरह से हाई कोर्ट में मैटर उसने किसी तरह से अपील किया। हाई कोर्ट में जब अपील किया तो हाई कोर्ट ने इस डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर दिया। देखो हाई कोर्ट 368 में डेथ सेंटेंस को कंफर्म करता है। क्यों डेथ सेंटेंस को हाई कोर्ट कंफर्म करता है? यहाँ पे जब पढ़ोगे ट्रायल कोर्ट में, तो ट्रायल कोर्ट का जब पावर है, सेशन ट्रायल का पावर क्या होता है? तो सेक्शन 26 सेक्शन 28 कहता है कि सेशन ट्रायल डेथ सेंटेंस तो दे सकता है, लेकिन विद द कंफर्म एग्जीक्यूशन ऑफ द डेथ सेंटेंस इज सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब कि सेशन जज, एडिशनल सेशन जज डेथ सेंटेंस दे सकता है, लेकिन वो एग्जीक्यूट कब होगा? एग्जीक्यूट तब तब होगा जब उसे हाई कोर्ट कंफर्म कर दे। तो इस तरह से वो 28 के अंतर्गत पावर है। 28 के अंतर्गत पावर यूज करते हुए वो 366 के अंतर्गत मैटर को रेफर करता है। 366 के अंतर्गत सेशन ट्रायल किसको भेजता है? हाई कोर्ट को भेजता है। और हाई कोर्ट 368 में उसको कंफर्म करता है। अब इंटरव्यू में कहाँ से ऑब्जेक्टिव में कहाँ प्रॉब्लम आती है? ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट्स 366 और 368 में डिफरेंस नहीं समझ पाता है। 366 में केस को सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट भेजा जाता है कि भाई डेथ सेंटेंस दे दिया हूँ, एग्जीक्यूट कराऊं कि ना कराऊं। और 368 में कहता है कि जब हाई कोर्ट के पास मैटर आ गया है तो हाई कोर्ट उसको वो करेगा, कंसीडर करेगा, फिर अप्रूव करेगा, डिसप्रूव करेगा। वो पावर ऑफ हाई कोर्ट 368 में है। यहाँ पर मैटर आया हाई कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने अप्रूव करते हुए डिसमिस कर दिया, अपील खत्म हो गई। मैटर चला गया डिवीजन बेंच के पास। तो डिवीजन बेंच के बारे में तुम लोगों को बता ही दिया हूँ कि डिवीजन बेंच में यही हुआ था कि कहा गया था कि यहाँ गलत तो हुआ है, लेकिन डिपोटेशन और फ्री फ्री ट्रायल पर वो हो गया, फ्रेश ट्रायल पर डिस्प्यूट हो गया। मैटर चला गया फुल बेंच के पास। फुल बेंच जब भी कहता हूँ 3 जजों की बेंच को फुल बेंच कहते हैं। तो सिंगल बेंच होता है, डिवीजन बेंच होता है, फुल बेंच होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम 5 पर्सन होने चाहिए, 5 जजेस होने चाहिए। तो यहाँ पर ओपिनियन आया मेजोरिटी का कि फ्रेश ट्रायल वाज डायरेक्टेड रादर देन डिपोटेशन टू पाकिस्तान, ये ओपिनियन आ गया। अब यहाँ पर हम डिफरेंस किए हैं कि डिवीजन बेंच और फुल बेंच में अंतर क्या है। तो डिवीजन बेंच और फुल बेंच में अंतर तो कई हैं। जैसे यहाँ पर अगर एक यहाँ लेना चाहो, डिवीजन बेंच का तो डेट ऑफ जजमेंट से ले सकते हो, ये जनवरी में आया था, उस वो सब चीजें नहीं है। तो मेन इशू था कि यहाँ 2 इशू थे और यहाँ पे 1 इशू था। इसमें 2 इशू था
कि नॉन प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड प्रोसीडिंग विशिएट करेगी, तो कोर्ट ने कहा कि हाँ विशिएट कर जाएगी। इस पॉइंट पे दोनों जजेस एग्री थे, यहाँ पर देख रहे हो इस पॉइंट पे दोनों एग्री थे। लेकिन दूसरा पॉइंट था कि क्या इसको फ्रेश ट्रायल किया जाए या डिपोर्ट किया जाए पाकिस्तान को, इस पॉइंट पे डिफरेंट ओपिनियन था। डिफरेंट ओपिनियन में आप देख लिए हो कि एच.एल. दत्तू ने यस कहा और इन्होंने नो कहा, और इस तरह का आ गया। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये फैक्ट है, पढ़ना चाहोगे तो पढ़ लेना, उसमें वो नहीं है। एम.एच. हस्कॉट का केस, हुसैन का आरा खातून केस, इसे पढ़ लेना, इसे पढ़ने डिस्कस करने का टाइम नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात ये आई थी कि फेयर ट्रायल एंड स्पीडी ट्रायल बोथ आर ओरिजिनेट फ्रॉम आर्टिकल 21। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोनों ही फेयर ट्रायल हो या स्पीडी ट्रायल कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, आर्टिकल 21 से दोनों ही ओरिजिनेट होते हैं। और 368 इसमें इम्पोर्टेंट नहीं, 304 जो है इम्पोर्टेंट है। 304 को अभी मैंने डिस्कस कर दिया था कि 304 के क्लास 3 है। 3 पहला क्लास कहता है कि सेशन ट्रायल होगा तो वहां पे मैंडेटरी है आपको लीगल एड प्रोवाइड करना, और अगर बाकी ट्रायल है, क्लास 3 ट्रायल है, क्लास 3 बाकी ट्रायल में स्टेट गवर्नमेंट में कर सकता है, और क्लास 2 हाई कोर्ट कानून बना सकता है। और आर्टिकल 39 को यूज करते हुए यहाँ पर आप देख रहे हो कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट को पास कर दिया गया है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 को। प्रियम्बल उसको पढ़कर बता दिया हूँ। रीजन ऑफ डिसीजन सब कुछ ठीक है। कंक्लूजन क्या हुआ डिवीजन बेंच का बता दिया हूँ। फ्री लीगल एड डिवीजन बेंच में मैंडेटरी है। अब यहाँ पे फुल बेंच का डिसीजन क्या था? फुल बेंच ने यही आया था कि नहीं भाई फ्रेश ट्रायल कंडक्ट कराया जाए, फिर कहा जाए कि इसका जो फ्रेश ट्रायल स्टार्ट होगा तो फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना मैंडेटरी है। और तीसरी बात है कि इसका स्पीडी ट्रायल और फेयर ट्रायल दोनों आर्टिकल 21 से ओरिजिनेट होते हैं, और डायरेक्शन आया कि 3 महीने के भीतर इसका ट्रायल डिस्पोज किया जाए। इस तरह से केस खत्म हो गया। एक केस है, बहुत ब्रीफ में डिस्कस करूंगा, मोहम्मद अजमल आमिर कसाब का केस है, बस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का है। ताज होटल केस के नाम से जाना जाता है, फैक्ट सबको मालूम ही है। और इसमें यह है कि इसका कोई भी एडवोकेट तैयार नहीं हो रहा था केस लड़ने के लिए, तो मिस अंजलि वाघमरे को वो किया गया था, अपॉइंट किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने केस ड्रॉप कर दिया। तो फिर मिस्टर काजमी को रखा गया था, लेकिन काजमी को का बिहेवियर ठीक नहीं था, इनको हटा दिया गया। और फाइनली इस केस में प्रॉब्लम ये था कि शुरू में तैयार ही नहीं था लीगल एड लेने के लिए, बाद में तैयार हुआ। तो बाद में जब तैयार हुआ तो लीगल एड दिया गया। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो रेशियो है सबसे बेस्ट रेशियो, इसी रेशियो को पढ़ना और लिखना एग्जाम में। रेशियो ये है कि सेशन कोर्ट एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू फेयर इसका फ्री लीगल एड। तो उसमें कोर्ट इसमें कहा गया था कि ड्यूटी ऑफ द कोर्ट है कि एक्यूज को इन्फॉर्म करे कि तुम फ्री लीगल एड के लिए इंटाइटल्ड हो। और यहाँ पे देखो ये लिख रहा है कि फ्री लीगल एड तब तक आपको प्रोवाइड कराना है, लाइन देखो, इवन एक्यूज डज नॉट आस्क फॉर द लॉयर, अगर एक्यूज नहीं भी कहता है या साइलेंट भी है तब भी आपको फ्री लीगल एड देना ही देना है। मतलब इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है कब फ्री लीगल एड देना है, कब नहीं देना है। तो कह रहा है कि रूल है कि आपको देना है, चाहे एक्यूज कहे या न कहे, चाहे साइलेंट रहे, आपको देना है। कब नहीं देना है? जब एक्यूज सीधा सीधा लिख करके वॉलंटरली लिख करके दे दे कि भाई हमें किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं है, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा या न लड़ूं, आपको जो करना है करिए, कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं है, तभी जाकर के आप लीगल एड उसको नहीं देंगे। अदरवाइज या कहता है तब भी देंगे, नहीं कहता है तब भी देंगे, साइलेंट रहता है तब भी देंगे। 3 सरकमस्टांसेस में कब नहीं देंगे? जब वो मना कर दे वॉलंटरली तब नहीं देंगे। और कहा कि जो फिर कह रहा है कि अगर फेल कर गए लीगल मतलब प्रोवाइड कराने में, अगर लीगल एड प्रोवाइड कराने में फेल हो गए, तब जब फेल हो जाएंगे तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगा? उसका 2 कॉन्सिक्वेंसेज होगा। अगर प्री ट्रायल स्टेज पर कॉन्सिक्वेंसेज है, ट्रायल स्टार्ट होने से पहले अगर एडवोकेट नहीं प्रोवाइड कराते हैं तब, और ट्रायल स्टार्ट होने के बाद प्रोवाइड नहीं कराते हैं तब। तो कह रहा है कि ट्रायल स्टार्ट होने के बाद प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो डायरेक्ट वो वेसिएट कर जाएगी, तब तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। प्रोसीडिंग क्या करेगी? वेसिएट करेगी, और प्रोसीडिंग डी नो ट्रायल स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर प्री ट्रायल प्रोसीडिंग है, मतलब केस स्टार्ट, मतलब वो भाई अरेस्ट हुआ है, इंक्वायरी चल रही है, कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया नहीं है, तो इस स्टेज पर क्या होगा?
इस स्टेज पर रूल ए आएगा कि प्रोसीडिंग को विशिएट नहीं होगी। क्या होगा? प्रोसीडिंग विशिएट नहीं करेगी। अब रेमेडी क्या है? रेमेडी इनके ये है कि बाय चांस अगर आपको प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, जज आपको इन्फॉर्म नहीं करता है, तब क्या रेमेडी होगी? रेमेडी दो है। पहली बात यह है कि जज ने इन्फॉर्म नहीं किया है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलेगी। बाय चांस मान लो कि कल को तुम जज बन गए और तुम्हारे सामने एक्यूज आया और तुमने उसे बताया ही नहीं। गरीब आदमी, मजदूर आदमी लग रहा है, तुमसे क्या बताऊंगा तो भी नहीं जान पाएगा। तुमने कुछ प्रयास ही नहीं किया और उस व्यक्ति को बिना एडवोकेट प्रोवाइड कराए ही ट्रायल कंडक्ट करा दिया, तो क्या नुकसान होगा? तो तुम्हें क्या नुकसान होगा? पहला जान जाओ कि तुम्हारे खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन चलेगा, प्रमोशन रुक जाएगा, तो जज के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलेगी। और दूसरा क्या होगा कि जो व्यक्ति का राइट का वायलेशन हुआ है, फ्री लीगल एड नहीं मिला है, वह स्टेट से कंपनसेशन के क्लेम करेगा। जब स्टेट का कंपनसेशन से क्लेम करेगा तो स्टेट कंपनसेशन कोर्ट जैसा डिसाइड करे वो देगा। तो फिर प्री ट्रायल स्टेज पर अगर आप प्रोसीडिंग फॉलो नहीं करते हैं, लीगल एड नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो प्रोसीडिंग तो रूल है कि विशिएट नहीं करेगी, लेकिन जज के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन चलेगा और कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। और इस रूल का एक एक्सेप्शन है, रूल तो है कि प्रोसीडिंग विशिएट नहीं करेगी, लेकिन कब विशिएट कर जाएगी? जैसे मान लीजिए कोई सम अदर मटेरियल प्रिजुडिस टू द कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के मटेरियल हो, उस मामले में एक्सेप्शनल केसेस में विशिएट करेगी। तो यहाँ पर क्या है? रूल है कि विशिएट करेगी, रूल है कि विशिएट नहीं करेगी, एक्सेप्शन है कि विशिएट करेगी। अगर विशिएट नहीं करेगी तो रेमेडी क्या है? अगेंस्ट जज डिसिप्लिनरी, दिस इज द कंपनसेशन। 21 केस में डिस्कस किया गया था। यह केस डिस्कस किया गया था आपको अजमल अमीर कसाब के केस में डिस्कस किया गया था। तो आपने देखा कि ये सब सारे केसेस के बाद डिसाइड हो गया है कि अगर प्री ट्रायल स्टेज पर लीगल प्रोसीडिंग प्रोवाइड नहीं की जाती है, फ्री लीगल एड नहीं दिया जाता है, तो रूल ये है कि प्रोसीडिंग विशिएट नहीं करेगी, लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शन मजिस्ट्रेट के खिलाफ लिया जाएगा, क्योंकि एक्यूज्ड का ये फंडामेंटल राइट था, राइट टू गेट द फ्री लीगल एड, बट मजिस्ट्रेट नाइदर प्रोवाइडेड नॉर इन्फॉर्म्ड हिम। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन हुआ है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, तो मजिस्ट्रेट के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन चलेगा। तो इस तरह से पोस्ट स्टेज ट्रायल पर ट्रायल स्टार्ट होने के बाद अगर आप नहीं प्रोवाइड कराते हैं तो प्रोसीडिंग विशिएट करेगी। इस तरह से टॉपिक खत्म हो गया फ्री लीगल एड का। ओके, चलो थैंक यू भाई, सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद। कहाँ से कटता है वो? हाँ, यहाँ से। सर मुझे